Hello everyone and welcome to the YouTube channel of An Academy. This is CA Lukesh Kasat and today we are going to complete our GST audit. Friend, if you will see our previous schedule that what we have done. We have what done? We have undertaken GST audit part 1 whereby we have understand the various concepts of GST in relation to the reconciliation which we need to do as a GST auditor. In the second part, we have just continued that over the taxable turnover and GST payment. Today, the day had arrived whereby we have to sum up the things. जितना भी हमने कुछ पढ़ा उन सबको हमें सम अप करने का दिन आ गया है। मतलब एज अ जीएसटी ऑडिटर और हमें क्या बातें एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है, प्लस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट और सीएमए स्टूडेंट जीएसटी ऑडिट में क्या क्या चीजें और आ सकती है बच्चों। तो विद दिस चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए कि बेटा देखिए, अभी आप लोग जो क्लास देख रहे हैं या जितना भी प्रीवियस क्लास आपने देखा एट अन अकेडमी यूट्यूब चैनल, इट इज़ ऑन यूट्यूब। So if you go to the Unacademy site and create your account, you will find us there on also. वहाँ पे मेरा 2 क्लासेस चलता है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन विच इज़ अ पेड सब्सक्रिप्शन और आप उसको ज्वाइन करने के लिए कोड यूज़ कर सकते हैं CALK10। मैं स्क्रीन पे एक बार लिख देता हूँ फॉर योर रेफरेंस, CALK10। और वहाँ पे भी स्क्रीन कुछ ऐसा ही होता है जैसा आपको सामने दिख रहा है। एक ब्लैक स्क्रीन रहेगा, साइड में आपके टीचर्स रहेंगे, बट उसके अंदर थोड़े एजुकेशन टूल्स होते हैं, तो जो राइटिंग मिसमैच आ रही है वो थोड़ी नहीं होती वहाँ पे। तो यू कैन यूज CALK10 फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन एंड द सेकेंड वन इज स्पेशल क्लासेस वेयर बाय जैसा आप यूट्यूब पे देख पा रहे हैं सेम टू सेम। by creating your account you can see every type of classes according to which वहाँ पे जो भी टीचर्स ने अपना अपना टॉपिक डाला हुआ है। प्लस क्लास एक पेड क्लास, जैसा कि मैंने कहा, वो एक पैटर्न पे चलता है। मतलब एक प्रॉपर कोर्स के स्केड्यूल की तरह की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 विद द टॉपिक सीक्वेंस, वेयर बाय स्पेशल क्लास में आपके टीचर्स रैंडमली टॉपिक उठाते हैं और उस रैंडम टॉपिक्स के अंदर से वो अपना जो उनको इच्छा करता है वो चर्चा करते हैं। लर्नर्स कैन इंटरेक्ट विद देम, बट स्टिल द प्रेफरेंस इज फॉर पेड सब्सक्रिप्शन। फ्री में हर चीज नहीं मिलता। तो यूट्यूब का भी बेटा यही है कि आप हमारे बारे में थोड़ा सा डेमो जान लो, थोड़ा नॉलेज क्या है वो जान लो, अदरवाइज तो क्या है। तो चलिए लेट्स टॉक टुडे अबाउट क्लॉज नंबर या टेबल नंबर आई विल से 12 in the GST audit. What exactly the table number 12 is all about? मैं टेबल 12 का अगर मैं बात करूं, let me adjust my mouse first, please wait. टेबल 12 का बात करूं, हम स्टडी मटेरियल में भी देखते हैं क्या चीज है। तो टेबल 12 इंक्लूड्स रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अर्थात आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या इनपुट क्लेम किया है। मतलब मैं इसको ऐसे बोलूं, ITC क्लेम्ड इन बुक्स माइनस ITC इन एनुअल रिटर्न। ITC इन एनुअल रिटर्न्स, ठीक है। आपको इसके अकॉर्डिंगली ये चीज देखनी पड़ती है। अब देखिए, ITC क्लेम्ड इन बुक्स मतलब जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटेंसी के तहत इनपुट लिया और आपने एनुअल रिटर्न में क्या क्लेम किया।
एनुअल रिटर्न मतलब जो आपका जीएसटी का जाता है। देखो सरकार को प्रॉब्लम कब होगा, देखते सॉरी, सरकार को हमसे प्रॉब्लम जब होगा जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो इनपुट किया है क्लेम कम और एनुअल रिटर्न में कर रखा है ज्यादा। मतलब आपका ऑडिटर तो बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो भी इनपुट क्लेम हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो भी इनपुट क्लेम हुआ है वो तो है कम, और आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एनुअल रिटर्न के अंदर, सॉरी नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न में क्लेम किया है वो है ज्यादा। सरकार को तकलीफदायक बात ये है, इन केस आप बोलो सर हमारा केस ऐसा नहीं है, हमारा केस ऐसा नहीं है, वी हैव क्लेम्ड more input in books of accounts and less input in annual return, तो बेटा सरकार को कोई दिक्कत ही नहीं है। सरकार तो बोलेगी भैया तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बनता था ज्यादा और तू क्लेम करता है कम। सरकार को दिक्कत क्या है, ये वाली। अब आप बोलो सर दोनों इक्वल है तो रिकंसिलिएशन हो गया, अगर दोनों इक्वल है तो रिकंसिलिएशन हो गया, टेंशन वाला बात ही नहीं है, ठीक है। तो व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ डिफरेंस, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो व्हाट इट सेज फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फिगर निकालना है तो पहले इस फिगर पे पहुंचिए। तो कैसे पहुंचोगे, इस फिगर पे पहुंचने के लिए पढ़िए। सबसे पहले यू विल टेक 12A में लिखा हुआ है आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आपने किसी पर्टिकुलर पेन पे जो जीएसटी था आपका, उस पे कितना आईटीसी क्लेम किया, मतलब उस जीएसटी पे कितनी परचेज हुई एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पॉइंट टू बी नोटेड, एज पर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसमें आपको ऐड करना है, ऐड क्या करना है, 12B का टेबल, आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर्स क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब पिछले सालों का आईटीसी। फॉर एग्जाम्पल सपोज से योर, स्क्रीन तैयार कर देते हैं आप लोगों के लिए। से योर फाइनेंशियल ईयर इज 2018-19। So if your financial year is 2018-19, now what the line says कि फाइनेंशियल ईयर में जितना इनपुट लेना है वो तो लिख दो, पहला बात तो यही है ना। अब बोल रहे हैं इसमें ऐड करो, क्या बोले इसमें ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 18-19 इज योर करंट फाइनेंशियल ईयर, सो पढ़ के देखिए, आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपने 2017-18 का आईटीसी कोई बुक फॉर कर लिया था, से इनवॉइस रिसीव हो गया और आपने उसको बुक फॉर कर लिया, बट आपने उसको 17-18 में क्लेम नहीं किया, अर्थात आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट नहीं किया। तो अगर आपने 17-18, बेटा यार राइटिंग थोड़ा मेरा फिट नहीं बैठ रहा बट समझ जाओ, तो उसको ऐड करो। फिर आप पूछोगे सर लेस क्या करना है, बताओ लेस क्या करना है। फ्यूचर ईयर का अगर कोई इनपुट इस साल बुक कर लिया जबकि क्लेम नेक्स्ट ईयर में करोगे, अर्थात ठीक इसका उल्टा 12C, आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपने 2018-19 में कोई इनवॉइस रिसीव कर लिया, बट उसकी गुड्स या सर्विसेज कब रिसीव आपने करनी है, 19-20। मतलब आपने बोला कि इसका इनपुट मैं बाद में क्लेम करूंगा, तो बेटा इसको आपको कर देना है लेस। तो जैसे ही आपने ये काम किया, ये आपका बेटा आ गया नेट फिगर टू बी क्लेम्ड एज इनपुट फॉर 2018-19 एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये एज पर बेटा क्या आया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ यू नीड टू कंपेयर दिस फिगर
with your annual return. Now you need to compare this figure with your annual return, that what you had claimed in your 9C. मतलब मैं बेटा थोड़ा धीरे चल रहा हूँ ये समझते हुए कि अभी आप सब लोग छोटे बच्चे हो, क्योंकि जब बच्चे हो तभी सच्चे हो, है ना, क्योंकि थोड़े कच्चे हो। मतलब ये आपने किया पूरा एड लेस जो भी करना था। अब आईटीसी क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 वो लिख दो, ठीक है। फिर आपके पास नेट फिगर आ जाएगा अनरिकनसाइल्ड आईटीसी। मतलब जैसे ही आपने बेटा ये काम किया, आपके पास या तो कोई फिगर क्या आएगा, लेस आएगा, या कोई फिगर मोर आएगा, या दोनों फिगर इक्वल आएंगे। अगर इक्वल आ गए तो बात खत्म, बट लेस और मोर का अगर केस है, so you need to give the amount, that what exactly the amount of unreconciled ITC with reasons for unreconciled amount, और आपको उसका बेटा रीजन भी बताना पड़ेगा, that what are the reason of unreconciled amount. So you need to focus on this. You need to focus on this thing. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रीजंस क्या हो सकते हैं, इसका एक बेटा चार्ट दिया हुआ है बुक में। हो सकता है आपको आपकी स्क्रीन पे अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो छोटा दिखे, इसीलिए मैं इस चार्ट को एक बार समझा देता हूँ। द रीजन कैन बी आइदर पॉजिटिव डिफरेंस और द रीजन कैन बी आइदर नेगेटिव डिफरेंस। व्हाट आर दी पॉजिटिव डिफरेंस रीजन? देखिए, इन केस डिफरेंस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने ज्यादा क्लेम कर लिया और जीएसटीआर 9C व्हाट यू कॉल एनुअल रिटर्न में कम क्लेम किया। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा क्लेम किया, एनुअल रिटर्न में कम क्लेम किया, तो रीजन क्या आया, पॉजिटिव। ऐसे समझो 100 करोड़ क्लेम्ड, ज्यादा हो गया, 100 करोड़ ले लेते क्लेम्ड इन books of accounts, 95 crore claim as input in GSTR 9C. So what can be the possible reason? The amount of ITC for the financial year claimed in point 13 of the annual return form, which is the amount of ITC claimed in return of subsequent years for the financial year. मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने सब्सिक्वेंट ईयर का आईटीसी पहले ही क्लेम कर लिया, ये डिफरेंस हो सकते हैं। अब आप बोलोगे तो सब्सिक्वेंट ईयर का आईटीसी क्लेम भी पहले कर लिया बेटा, ये जो मैंने लेस करना सिखाया था वो तो क्या था, बुक फॉर किया, क्लेम नहीं किया। हम तो बोल रहे क्लेम भी पहले कर लिया, तो आ जाता है इन एलिजिबल आईटीसी नॉट अवेल्ड इन रिटर्न। मतलब किसी चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने आईटीसी मान लिया, बट वो जीएसटी पर्पज से इन एलिजिबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मोटर कार पे इनपुट ले लिया, बट वो जीएसटी रिटर्न में ऑब्वियस सी बात है मोटर कार पे कोई इनपुट अलाउड नहीं है। आईटीसी विच हैज बीन लैप्स्ड, कोई आईटीसी साल भर बाद बेटा क्या हो गया, लैप्स हो गया, एंड देयर आर मेनी रीजंस जिसकी चर्चा हम इस क्लास में नहीं, आप अपने इनडायरेक्ट टैक्स की क्लास में कीजिएगा, क्योंकि वही वो सही जगह है जहाँ पे आप ये सब चर्चा कर सकते हो। तो बेटा ये कुछ एक रीजंस है फॉर पॉजिटिव इफेक्ट्स कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे किसी भी वजह से ज्यादा इनपुट क्लेम कर लिया। एरर हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने एक इनपुट को दो बार क्लेम कर लिया। हाँ, नेगेटिव का क्या रीजन होगा, रिटर्न के अंदर जीएसटीआर 9C में एक इनपुट को दो बार क्लेम कर लिया, तो ये भी हो सकता है। तो देखिए, in case the difference is negative, which is very important and a serious matter for the department, because in GSTR 9 मतलब 9C, और 9 ही बोलूंगा बेटा एनुअल रिटर्न को, तो मैं बार बार 9C बोलता जा रहा हूँ। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जीएसटी इनपुट क्लेम किया 100 करोड़, और 9C के अंदर बोल रहे हो 105 करोड़, तो सरकार बोल रही है कि भैया 5 करोड़ ये ज्यादा क्यों, तो रीजन कैन बी आईटीसी ऑफ अनदर जीएसटी क्लेम्ड इन रिटर्न्स ऑफ जीएसटी अंडर ऑडिट। आपने अपने 9 के अंदर एनुअल रिटर्न के अंदर किसी और जीएसटी का इनपुट क्लेम कर रखा है। सेकेंड, इम्पोर्टेड गुड्स पे जो आईजीएसटी लगता है, जो एफओसी रिप्लेसमेंट वारंटी के तहत आते हैं, जहां पे आईजीएसटी इज पेड बाय द एक्सपोर्टर, ठीक है ना, तो वहां पे आपने इनपुट क्लेम कर लिया अपने रिटर्न के अंदर।
डुप्लीकेट आईटीसी अवेल्ड। डुप्लीकेट आईटीसी अवेल्ड मतलब आपने एक चीज को दो बार रिटर्न के अंदर अवेल कर लिया। ITC of subsequent year where good services were received later but their invoices were received prior was availed। अर्थात अर्थात सब्सिक्वेंट ईयर के आईटीसी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बाद में क्लेम होंगे बट आपने जीएसटी रिटर्न में इनवॉइस आने के चक्कर में पहले ही क्लेम कर ली है। सो दीज आर दी रीजंस, these are the reasons for negative here डिपार्टमेंट इज मोर कंसर्न अबाउट नेगेटिव रीजंस बिकॉज देखिए अगर नेगेटिव है इसका मतलब आपने इनपुट ज्यादा क्लेम किया है, इनपुट ज्यादा क्लेम किया है इसका मतलब आपकी जीएसटी लायबिलिटी कम हो गई। सो एज अ जीएसटी ऑडिटर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो जीएसटी का लायबिलिटी कितना कम हुआ, जीएसटी का लायबिलिटी कितना कम डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें रहती है। आइए सो सीक्स रीजंस फ्रॉम द अकाउंट्स, ये तो हमने रीजंस पढ़ लिए, ये याद करने होते हैं बेटा रीजंस। और रिकॉन्सिलेशन ऑफ आईटीसी डिक्लेयर्ड इन रिलेशन टू अब एक्सपेंसेस, ये तो हो गया परचेज को लेके। अब आपको एक्सपेंसेस को लेके भी जो जीएसटी आपने क्लेम किया, एक्सपेंस को लेके जो जीएसटी क्लेम किया, देखो चाहे परचेज हो चाहे एक्सपेंस हो सब कुछ आपके 2A में दिख रहा होगा। अब होता क्या है, इसीलिए हम क्लाइंट को बेटा ईयर एंड पे बोल देते हैं, मतलब तू उससे पहले क्लाइंट जीएसटी ऑडिट पे जाए तो ईयर एंड से पहले ही तेरे देख ले क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनपुट आ रहे हैं लिस्ट बना ले, और 2A में क्या क्या आ रहे हैं लिस्ट बना ले। जो जो मैच हो रहे हैं ठीक है, जो मिसमैच हो रहे हैं खासकर कौन से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहे हैं और तेरे एनुअल रिटर्न में नहीं आ रहे है ना, उसका क्लाइंट को फोन कर ले, क्योंकि अगर कल को डिफरेंस मोर आया तो डिपार्टमेंट को चिंता नहीं है, लेकिन कल को तू बोलता है कि तेरे इनपुट ज्यादा है और तेरे 2A के अंदर कम है तो डिपार्टमेंट तेरी बैंड में जाएगा। तो पहले से ही ढूंढ ले कि 2A में कौन कौन से लोगों ने जिससे तूने सामान खरीदा आइदर बाय वे ऑफ परचेज और बाय वे ऑफ एक्सपेंस या सर्विसेज ली, तो उन्होंने अभी तक या तो रिटर्न नहीं भरी होगी या आपने रिटर्न गलत भर दी, तुम्हें B2B में दिखाया ही नहीं। तो ऐसे करके आपको चेक करके उनसे रिविजन टाइमली करवा लो। तो ये एक एक्सरसाइज है वेयर बाय सीए हेल्पिंग द क्लाइंट्स। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। यस, एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए क्या हुआ। एसएससी ने परचेज पे तो ले लिया इनपुट 1.5 लाख का, परचेज वैल्यू थी 20 लाख। कुछ कंज्यूमेबल्स थे परचेज के साथ, उस पर इनपुट कितना ले लिया 60,000, परचेज वैल्यू कितनी थी 4 लाख। और कुछ फूड स्टफ का इनपुट मारा विच इज इन एलिजिबल आईटीसी 12,000, परचेज वैल्यू 1,20,000। अब इसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनपुट अवेल कर लिया टोटल 2,22,000, मतलब 150 प्लस 60 210, 210 प्लस 12 222 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनपुट क्लेम कर लिया। बट यू नो कि भैया 12,000 इज इन एलिजिबल इनपुट, तो आपको रिकॉन्सिलेशन देना है। मतलब क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 222, 9 एनुअल रिटर्न के अंदर 2,10,000, शुरू के दो ही मिलेंगे, तो 12,000 का रिकॉन्सिलेशन जाएगा कि 12,000 इज बेसिकली फॉर इन एलिजिबल आईटीसी। या डिपार्टमेंट को ज्यादा टेंशन नहीं है बिकॉज आपने जीएसटीआर 9 में कम क्लेम किया है। इसी जगह सपोज आपने 2,30,000 क्लेम किया हुआ होता तो डिपार्टमेंट क्या पूछता, थम्बा 8,000 एक्स्ट्रा कहाँ से आया, ऐसा नहीं चलेगा। तो वही चीज, तो रीजन ऑफ अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन आईटीसी आपको मेंशन कर देनी है। ठीक है, मतलब जहां आपको रीजन ही नहीं मिला, एसएससी बोल रहा है बस ज्यादा है, देयर आर नो बिल्स, तो भी आप ये चीजें ले सकते हो। ठीक है, वापस से रिपीट कर रखा है, डिफरेंस कैन अराइज ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस, दिस इज द लास्ट टेबल। टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस, अर्थात जो अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस रहा, व्हाट यू कॉल आपके 9 के अंदर आ रहा है मोर, बुक्स में आ रहा है कम, बुक्स में आ रहा है कम, इसका मतलब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुकाबले ज्यादा इनपुट क्लेम किया है, ज्यादा इनपुट क्लेम किया है तो अपनी टैक्स लायबिलिटी आपने कम कर ली है। टैक्स लायबिलिटी कम कर ली तो कितना टैक्स लायबिलिटी आया, वो टेबल नंबर 16 में आपको बताना पड़ेगा कुछ इस ढंग से।
कुछ इस ढंग से जो आपको सामने दिख रहे हैं। यहाँ बच्चे पूछते हैं सर क्या हम क्लाइंट को बाइंड कर सकते हैं? मैं बोलूंगा नहीं बेटा, यू आर ओनली गिविंग योर रिकमेंडेशन. You need to give your recommendation on the additional liability due to non-reconciliation. कि additional liability कितना आया due to non-reconciliation. बस आपको वही चीज करना है, आपको वही चीज करना है. That's it. ठीक है, so ये आपने कर देना है मेंशन. Any doubt? I think there will be no doubt. बड़ा देखिए, आज का जो सेशन है वो हमारा सेशन आफ्टरवर्ड्स यूट्यूब पे जा रहा है. मतलब इट विल बी नॉट आई विल से लाइव स्ट्रीमिंग विच आई हैव डन अर्ली फॉर अर्लियर सेशन वेयर बाय स्टूडेंट कैन आस्क द डाउट. और हम लोगों का तो बेटा आदत बना हुआ रहता है कि कुछ भी बात हो हम तो यही बोलते हैं एनी डाउट, है ना, पंडित जी की तरह. जैसे पंडित जी हर बात पे कहते हैं ना स्वाहा, तो वैसे ही हम टीचर्स हर बात पे पूछते हैं एनी डाउट. यही रह जाता है. शादी के अंदर जब मंत्र भी पढ़ा रहे होते हैं, किसी टीचर, जैसे हम जैसे टीचर की शादी हो रही होती है, तो चलते चलते हम पंडित जी से पूछ लेते हैं एनी डाउट. तो ये भी चीजें हो जाती है. तो बड़ा मुद्दे का बात. और क्या क्या है, जैसे ही आपने टेबल 16 तक कर लिया, आपका एक तरीके से जीएसटी ऑडिट हो गया. अब एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन इसका आता है, what are the various points which we keep in mind for the exam point of view in relation to GST audit, in relation to GST audit. Just understand और इस बात को अच्छे से समझिए. क्या है, कुछ इश्यूज दे रखे जो हम डिस्कस कर चुके हैं. क्या जो ऑडिटर एडिशनल लायबिलिटी निकाल के लाता है क्या वो बाइंडिंग है रजिस्टर्ड पर्सन पे? द आंसर इज क्लियर कट नो. द आंसर इज क्लियर कट नो. There will be no binding on the registered person to accept the recommendation of auditor. ऑडिटर अपनी रिकमेंडेशन दे देगा, वो गवर्नमेंट के पास चल जाएगी. रजिस्टर्ड पर्सन कैन रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिटर दैट आई डू नॉट एग्री. I do not agree. I have evidences for my inputs or for my tax payable or for my turnovers. Auditor is not agreeing on that, but I agree. मतलब ऑडिटर ने तो सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले ऑडिटर ने रिपोर्ट्स में क्वालिफिकेशन डाल दी. अब कंपनी उस क्वालिफिकेशन से एग्री नहीं करती तो ऑडिटर का अपना कहना है, तो ऑडिटर इज ओनली हेयर टू गिव द रिकमेंडेशन एंड नथिंग एल्स, एंड नथिंग एल्स. So this is the thing. Next, the registered person can choose to make the payment for the additional tax liability in full or in part. The registered person can choose to reject the complete recommendation of auditor. अर्थात आइदर ऑडिटर की पूरी बात माने, आधी बात माने या कुछ भी नहीं माने. बिल्कुल आप लोगों की तरह हो सकता है रजिस्टर्ड पर्सन. कहने का मतलब ढीठ, या तो बात मानेगा या बात नहीं मानेगा या आधी अधूरी बातें मानेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्कोप ऑफ ऑडिटर रिव्यू हमने डिस्कस कर लिया है. ये सब अभी कुछ डिस्कस नहीं करना. अब चलिए बेटा इसकी कुछ एक छोटी छोटी बातों पर आती है. ये सब हमने पढ़ लिए हैं. नाउ नो नीड टू डिस्कस, नो नीड टू डिस्कस अबाउट दी वेरियस पॉइंट्स विच आर गिवन इन दी बुक्स. हम एक बस फॉर्मेट जान लो कि फॉर्म नंबर होता है जीएसटी एडीटी 4. जीएसटी एडीटी 4 वेयर बाय हम क्लाइंट को ये स्पेशल रिपोर्ट भी देते हैं जो हमने क्लास के शुरू में जानी. तो चलिए बेटा मैं इसमें कुछ और बातें आपको बता रहा था, अब हम उसकी चर्चा करते हैं. अब वो वक्त आ गया. बेटा जीएसटी ऑडिट करते वक्त सपोज हुआ क्या, यू फाइंड दैट द क्लाइंट हैड नॉट फाइल्ड फॉर अ पर्टिकुलर मंथ. फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल ईयर 18-19 था and you find that in December 2018 client had not filed its GSTR 1 and 3B. So what as in GST auditor you will do? You will definitely say कि भैया मैं अपना ऑडिट नहीं कर पाऊंगा
क्योंकि उसने एनुअल रिटर्न नहीं भरी होगी। तो ध्यान रखना जीएसटी ऑडिट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन कि आपने अपना पीछे का सारा 12 महीने का रिटर्न भर दिया हो और एनुअल रिटर्न भर दिया हो। जब तक ये काम नहीं होगा अब जीएसटी ऑडिट कंटिन्यू नहीं कर सकते, पहला बात। दूसरा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे, हमारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर थे मेन इन 4 पे, बट टाइप्स ऑफ जीएसटी ऑडिट में डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे आइए, there is a limit of rupees 2 crores, correct? There is a limit of rupees 2 crore for conducting GST audit. Now the question arises. Now the question arises that whether 2 crore includes discount part or not. Now the question arises that there are various things under turnover and which we need to check whether it is included in the turnover or not. ठीक है, देखते हैं। मिस्टर एक्स एन आर्टिकल इन कंपनी का नाम दे रखा है, इज असाइंड ऑन जीएसटी ऑडिट असाइनमेंट ऑफ फ्लैक्स इंडस्ट्रीज इन दिल्ली। He is confused with the applicability of GST audit on Flex Industries considering the definition of turnover. Flex Industries is a company with the operations spread across India with aggregate turnover to rupees 8 crore. This turnover is spread across various cities. Will GST audit be applicable? If yes, substantiate section 35(5) in context to rule 80 subsection sub rule 3. So हम बोलेंगे जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल होगी। The total turnover calculation for assessment of applicability of GST audit must be done to PAN wise, not GST wise, which means that once the turnover paid under PAN permanent account number या PAN India basis is more than 2 crore, all business entity registered with that PAN need to get its account audited. तो आपको ये ध्यान रखना है, टर्नओवर आपको पूरा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Krishna Enterprises, a textile shop with registered GST premises in Delhi, is having turnover of rupees 55 lakh, 45 lakh and 50 lakh in quarter 3, 2, 3, 4 respectively. Total मिला के कितना हो रहा है 150 lakh. So 150 lakh. He had a good fortune turnover in quarter 1 of 17-18, 70 lakh. तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, ये तो पुराना क्वेश्चन है। तो जुलाई 17 तक के टर्नओवर वॉटिबल जून 17 तक के टर्नओवर को इग्नोर करना है या लेना है, बताओ। तो फर्स्ट क्वार्टर जो अप्रैल टू जून था, तो बोला जीएसटी ऑडिट पर्पज से लेना है, जीएसटी पर्पज से नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम ये 17-18 का क्वेश्चन अब इग्नोर मारते हैं, अब कुछ काम का नहीं है। SSMN company is a leading electronics company having multiple branches registered under GST in different states. The total aggregate turnover of all branches exceeds 2 crore. However, the Delhi branch turnover is 75 lakh. Pankaj Gupta, finance officer of Delhi branch, is contending that GST audit is not applicable. आप बोलोगे भैया GST audit applicable है, it should be taken on PAN India basis. चलिए, next. पॉइंट टू बी नोटेड, ये काम की चीज है, इस पे एमसीक्यू बहुत आते हैं। जीएसटी ऑडिट कौन कर सकता है, सबको ध्यान है, सीए और सीएमए, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। तो इंटरनल ऑडिटर कंपनी का जीएसटी ऑडिट नहीं कर सकता, अर्थात एन इंटरनल ऑडिटर कांट बी अपॉइंटेड एज जीएसटी ऑडिटर। अर्थात क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है, आंसर इज यस। क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है, आंसर इज यस। ठीक है, नेक्स्ट। सीए और सीएमए क्या जरूरी है, क्या प्रैक्टिस में हो, आंसर इज नो। आंसर इज नो। इफ यू आर अ सीए एंड बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ अनदर कंपनी, नॉट ऑफ सेम कंपनी, सेम कंपनी को तो डिस्क्वालीफाई हो, मतलब एम्प्लॉय ऑफ अ सीए फर्म बोलूंगा, कैन कंडक्ट जीएसटी ऑडिट। एम्प्लॉय ऑफ अ सीए फर्म या सीएमए फर्म। ऐसा नहीं हो कि कोई एक्स वाई जेड कंपनी का नौकरी कर रहे हो और जीएसटी ऑडिट भी मान रहे हो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। Where an organization having multiple branches, हमने अभी अभी पढ़ा,
all such branches considered while calculating the limit of 2 करोड़ अर्थात क्यूमुलेटिव टर्नओवर देखा जाएगा। ठीक है, आपको ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, बुक्स के क्वेश्चन नहीं पढ़ते, इधर उधर के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पेपर बुक से ही आता है। मिस्टर अनुज, a CA by profession, has been appointed as GST auditor. The management has asked Anuj for GST audit along with July and August 2019 month GSTR 3B filing compliance and filing of annual return form 9. Mr. Anuj contended that he has been appointed only for GST audit and above are his scope and limitation and cannot be conducted as the compliance and return are to be filed by management. तो बताइए क्या हम सही है? आंसर इज यस, हम सही है। वी आर ऑडिटर, नॉट द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी। So GST auditor is not responsible for any type of other things within the company. Make sure. स्पेशल ऑडिट अभी कोई चर्चा करने वाली बात है नहीं। कुछ एक बातें और डिस्कस करनी पड़ा, एक बार रुक जाओ। ऑडिट अप्रोच और कुछ नहीं। वेरियस रिटर्न अंडर GST, आप सबको पता है 9 इज फॉर नॉर्मल ऑल, आई विल से रजिस्टर्ड पर्सन, 9A इज फॉर कंपोजिशन, 9B इज फॉर ई कॉमर्स एंड 9C जिसका हम लोग से चर्चा तीन क्लास में चर्चा कर रहे हैं। ये हम सब डिस्कस कर चुके। चलिए अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछता हूँ। सबसे पहले हम आरटीपीएस के क्वेश्चन लेते हैं। जो भी लेटेस्ट आरटीपी आई है उसमें क्या क्वेश्चन आया मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। जीएसटी ऑडिट बेटा मेरी तरफ से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिला के आज मैं घोषणा करता हूँ उसके कंप्लीशन की। ठीक है ना? चलिए अब मैं आपसे कुछ चर्चा कर रहा हूँ। एक केस स्टडी है एमसीक्यू की, लंबी चौड़ी। क्या पूछिए, एक सेकेंड बेटा। इस बार एग्जाम में केस स्टडी आने की चांसेस है, तो मेक श्योर आप लोग केस स्टडी अच्छे से करो। ओवरऑल कुछ भी पूछा है, इंटरनल ऑडिटर क्या जीएसटी ऑडिट कर सकता है? तो आंसर इज नो। बीइंग इंटरनल ऑडिटर it is not being recommended या it is not allowed to conduct the GST audit. तो फालतू बात है। ये रहा वो क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इससे पहले वाला आपको हो सकता है स्क्रीन पे छोटा छोटा दिखाओ, बट अभी इसको मोटा मोटा दिखाते हैं। देखिए बेटा, मिस्टर रामानुज, a CA by profession, has been appointed as a GST auditor of ABC Limited. The management asked Ramanuj for GST audit and to file GST return. आ गया समझ में? मेरा देखो बुक का क्वेश्चन था, पढ़ के देख लो एक बार, पढ़िए पहले पढ़ लीजिए। मैंने अभी अभी बुक में डिस्कस किया है। बुक में नाम क्या था? अच्छा आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, एक मिनट। तो देखिए आरटीपी खोलिए मैंने अभी इस बार की, और डिट्टो आरटीपी ने क्वेश्चन कहाँ से उठाया हुआ है? बुक से। बुक में नाम था मिस्टर अनुज, यहाँ पे नाम था रामानुज। ज़्यादा फर्क नहीं है। पढ़िए इस क्वेश्चन को पढ़िए बेटा। जब मेरी क्लास में आएंगे तो मैं तो बहुत कुछ याद करवाता हूँ बेटा। मेरी क्लास एक बहुत ही अलग क्लास चलती है, और मान के चलिए आप क्लास तो लेंगे ऑनलाइन, बट आपको फीलिंग दिलाऊंगा ऑफलाइन की। आपको ऐसा लगेगा कि टीचर लाइव मौजूद है और सामने बैठा है। बस मेरी बातें थोड़ी बहुत तो माननी पड़ेगी। सो अनुज को रामानुज करके सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया क्या वो 3B भरेगा? क्या? आंसर इज नो। जीएसटी ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू सच टाइप ऑफ थिंग। हिज स्कोप इज लिमिटेड। हिज स्कोप इज लिमिटेड इन दिस रिगार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़िए, PQR लिमिटेड। देखिए बेटा, बेटा क्वेश्चन तो पढ़ने होंगे। So PQR Limited is a textile company with aggregate turnover exceeding rupees
2 crore. XYZ and Associates is a chartered accountant firm which has been appointed for GST audit of PQR Limited. Mr. Sandhu, chartered accountant from XYZ and Associates, observes on 23 July 19 that PQR has not filed GSTR 3D for the month of July, and also GSTR 1 is not complied with. What Mr. Sandhu, हम कौन है? संधू जी है, should advise the client before conducting GST audit. तो हम तो भैया यही एडवाइस करेंगे कि कुछ भी होने से पहले, इससे पहले हम अपना काम चालू करें। आप जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम आए हैं उस फाइनेंशियल ईयर का 3B और 1 भर लो। बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, हाउ टू राइट द आंसर मैं उस पर आता हूँ, बट उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। चालाक एग्जामिनर आपसे गेम खेल सकता है, हो सकता है 3B और 1 किसी और मंथ की फाइल ना हो जो आपके फाइनेंशियल ईयर में नहीं आता। नहीं समझे? जस्ट लिसन टू मी, जस्ट वेट। सपोज एग्जामिनर ने ऐसे बोला कि तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है, ऐसे बोल दिया 1920, ठीक है। यू स्टार्ट योर जीएसटी ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 से ऑन 1 सितंबर 20, ठीक है। आपने अपना जीएसटी स्टार्ट किया 1 सितंबर 20। वैसे आज ये लक वाला चांस है कि आज मैं क्लास ले रहा हूँ और फाइनेंशियल ईयर 18-19 का बेटा आज लास्ट डेट है। यस, जिस दिन मेरी क्लास अपलोड हो रही है आज फाइनेंशियल ईयर 18-19 का बेटा लास्ट डेट चल रहा है। गवर्नमेंट हो सकता है आज को नोटिफिकेशन लाके इसको एक्सटेंड कर दे, पर जो मैं मुद्दे का बात बोलने जा रहा हूँ वो क्या है कि एक चालाक एग्जामिनर ने क्या किया और आपको डेटा ऐसे दिया कि एसएससी ने जुलाई 20 का अभी तक 3B फाइल नहीं किया है, और आप फ्लो में जुलाई 2020 की जगह जुलाई 19 पढ़ लो, क्योंकि 2020 तो आजकल कोई पढ़ता ही नहीं है, बिकॉज किसी महान पुरुष ने कह दिया 2020 को अपने जीवन से हटा लो। इतना घटिया ईयर, यस द वर्स्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ। इतना गंदा ईयर तो इतिहास में कभी नहीं निकला, या तो वर्ल्ड वॉर के टाइम निकले होंगे ऐसे ईयर्स, पर ये वर्ल्ड वॉर तो है नहीं, इट्स अ बायो वॉर। तो बेटा जुलाई 2020 आपको डेट देख के बोला इसका 3B नहीं भरा, और अगर आपने आंसर में लिख दिया कि नहीं 3B भरो उससे पहले मैं जीएसटी ऑडिट नहीं करूंगा, तो आप मूर्ख बन गए, आप मूर्ख बन गए। कैसे? कैसे? फाइनेंशियल ईयर 1920 आपका है, तो आपको इस ईयर के अंदर देखना है कि जीएसटी रिटर्न्स फाइल है या जीएसटी रिटर्न्स फाइल है या नहीं, ये बात आप ध्यान रखिएगा और रिकमेंडेशन उसी अकॉर्डिंग देके आएगी। सो दीज आर द थिंग्स। सो मे 2020 आरटीपी के अंदर ये क्वेश्चन था। नाउ लेट अस टेक नवंबर 2019 आरटीपी। फिर आप देख सकते हैं हम जो पढ़ते हैं वही चीजें एग्जाम में है। द थिंग इज केवल देखने वाला बात है। एमसीक्यू देखते हैं क्या है, एक सेकेंड। ये देखिए बेटा एमसीक्यू है। एओपी प्राइवेट लिमिटेड इज करेंटली एंगेज्ड इन क्लोजिंग इट्स बुक्स for the financial year. The company has always been compliance heavy and has followed engaged consultant for same. The business of the company has been stable over the year and profitability फालतू का लाइन दे रखा है। The company got registered, जो भी हो गया। However, annual return 9 has not been filed by the company. Proper officer issue notice for failure to file annual return within 15 days. Even then, no annual return was filed by the company. Please advise. बताओ क्या करोगे? एडवाइस कीजिए, जस्ट अ मोमेंट। यस, क्या एडवाइस करोगे? एज ए जीएसटी ऑडिटर बोला, इन सच अ केस कंपनी बिकम्स अ नॉन फाइलर। इन सच अ केस कंपनी वुड remain fully compliant. The proper officer would require to discuss this matter with GST auditor of the company. सी ऑप्शन तो है नहीं, ऑफिसर हमारे पास क्यों आएगा? और जीएसटी ऑडिटर में रिजाइन इन द सिचुएशन।
तो आंसर क्या होगा? सोच के देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको आंसर, एक मिनट। द आंसर इज इन सच ए केस कंपनी बिकम अ नॉन फाइलर। हमारा इस्तीफा देना कुछ नहीं बनता जी, वहां से जाकर डिस्कस करना कुछ नहीं बनता, और कंप्लायंट तो हम है नहीं, तो वी विल रिमेन अ नॉन कंप्लायंट। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, बट एग्जाम में मैं ये बताना चाहता हूँ क्वेश्चंस आते हैं। बाकी बेटा नवंबर 19 में जीएसटी ऑडिट पे क्वेश्चन नहीं था, उस पर टैक्स ऑडिट पे क्वेश्चन दे रखा था, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट टैक्स ऑडिट पर्टिकुलरली फॉर दिस क्लास। तो बेटा जीएसटी ऑडिट अगर मैं बात करूं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का मिला के अगर हम देखें, तो हम लोगों ने इसके अंदर काफी कुछ कवर अप किया है। अब कुछ एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा in relation to GST audits only. Just wait. Please wait. I will just have my tea with you. बेटा जीएसटी ऑडिट बेसिकली है, मैंने कहा था इट्स ओनली अ रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस। अब एग्जाम में इसके क्वेश्चन क्या बोल के आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक फॉरेन एक्सचेंज का बात बताया था, उसका क्वेश्चन एग्जाम में खूब रहे हुआ है ना, तो आपको अकॉर्डिंगली क्या ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आए या तो सिंपल ऑडिट बेस होगा, तो उसमें ऑडिट का कंसेप्ट लगा दो, या बेटा वो क्वेश्चन जो आएगा वो किसी टेबल बेस होगा, और आपको टेबल बेस वाले में जो कंसेप्ट समझने पड़े उसका रिकॉन्सिलेशन समझा के आना है। एक बार आपने अगर रिकॉन्सिलेशन समझा दिया तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, हमारा मतलब चेक करने वाले का काम। तो मेक श्योर आप जो रिकॉन्सिलेशन समझा के आओ वो एक अच्छी लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल बच्चे लोग में से पूछ रहे थे सर एक इसका प्रेजेंटेशन तो दिखा दो। आपने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कंपनी ने अगर फाइलिंग नहीं कर रखा तो उसका आंसर क्या होगा, उसका प्रेजेंटेशन तो दिखा दो। तो लेट्स हैव अ लुक टू द आंसर गिवन बाय द ICAI। बेटा बाकी जो लोग भी देखेंगे और अपने जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे कोर्सेज के, उनको भी बता दूं आंसर लिखने का तरीका दोनों जगह सेम है। ठीक है, देखिए बेटा पढ़ के देखिए यहाँ से एक बार। द ऑडिटर शुड एडवाइज द कंपनी, मतलब सिंपल बात लिखो ना, और फिर आपको एक अपनी लैंग्वेज के अंदर आंसर बनाना है कि हम एडवाइस करेंगे कि 3B फाइल करो, 1 फाइल करो, एनुअल रिटर्न फाइल करो बिफोर कंडक्टिंग जीएसटी ऑडिट, और उसके बाद ही मैं कुछ वेरीफाई कर पाऊंगा। ठीक है, फर्दर जीएसटी ऑडिट करते वक्त कंपनी मंथली रिटर्न्स कैसे फाइल करती है, एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करती है, कंपनी का ओवरऑल क्या पिक्चर है वो समझ लो। तो बस इस ढंग से हमें काम करने का रहता है। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है आपको जनरल आंसर बेस्ड ऑन योर नॉलेज फ्रेम करना पड़ता है। आप जितना अच्छे से अपना आंसर फ्रेम कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से जो रिकॉन्सिलेशन के आइटम्स है, जीएसटी के बारे में है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स का नॉलेज आपको यूज तो करना पड़ेगा। विदाउट इनडायरेक्ट टैक्स नॉलेज यहाँ काम नहीं चलने वाला, यहाँ काम नहीं चलने वाला। ठीक है बेटा, सो नाउ द थिंग इज, अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए आप जो भी क्लास पढ़े इन रिलेशन टू, मैं बात कर रहा हूँ ऑडिट, फिजिकल लॉ एक बार भूल जाओ बिकॉज ये फिजिकल लॉ का क्लास था, मैं फिजिकल लॉ का क्लास एंड अप कर चुका हूँ। आई हैव 5 to 7 minutes more with me।
तो मैं उस 5 to 7 मिनट्स को यूटिलाइज करने का सोच रहा हूँ और आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ इन रिलेशन टू योर अपकमिंग एग्जाम्स। बेटा, आप लोगों को सलाह देने वाले पहले तो बहुत सारे लोग होते हैं, इंक्लूडिंग मी द टीचर, है ना। आपके टीचर्स बोल लो या सीनियर बोल लो, आप उनको बहुत पुराने सीनियर बोल लो, कुछ भी। और एक होते हैं हमारे साथ वाले लोग, दोस्त लोग, वो तो हमारे जैसे ही होते हैं, हवा में सलाह चल रही होती है, इसने ये बोला उसने ये बोला। एक होते हैं आपके आर्टिकलशिप के दौरान आपसे टच में आए हुए सीनियर्स, ऐसे बोल सकते हो जिन्होंने अभी अभी अटेम्प्ट किया है। और एक होते हैं अखबारों में टीवी में इंटरव्यू देने वाले सीनियर्स, जिनका भगवान की दया से AIR आई है। बेटा, एक ही पॉइंट है मेरा सबके लिए, सुनो सबकी, करो मन की। रैंक होल्डर बैठे बैठे ये बोल देते क्या, ये ठीक है वो ठीक है, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। अरे भाई, वो तुम्हारी कैपेसिटी थी, तुमने तुम्हारी कैपेसिटी का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया, हम मानते हैं, सल्यूट टू यू। बट डोंट पुट योर सेल्फ इन टू द शूज ऑफ अनदर। पहले प्लीज अपने आप को इवेलुएट करो दैट वेयर यू आर स्ट्रांग। कोई रैंक होल्डर या कोई भी पास हुआ स्टूडेंट या कोई भी जना, टीचर बताते हैं लेकिन टीचर को हटा दो, उसके अलावा कोई जना ये नहीं बताता कि एक्चुअल में उसने क्या किया था, एक्चुअल में उसने क्या किया था, कोई नहीं बताता बेटा। तो प्लीज ये बात जाननी सीखिए कि एक्चुअल में क्या हुआ है। और एक्चुअल में जानते हो क्या हुआ है, उन्होंने अपनी मन की आवाज सुनी, अंतरात्मा की आवाज सुनी है। मैं एक थ्योरी सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूँ, मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूँ, या थ्योरी में भी मैं कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हूँ, उस पर उन्होंने उस एरिया पे फोकस किया कि ये काम ऐसे कर लो, ये काम वैसे कर लो, अरे क्या कर लो, कोई नहीं सिखा सकता। प्लीज अपने आप को सेल्फ इवेल्युएशन स्टेज पे डालिए, ये आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। एक को डायलॉग नहीं सुना क्या, 16 हड्डियां टूटी, दोनों पांव तुड़वाए, उसके बाद अपने पांव पे खड़ा होना सीखो सर। तो बेटा वही चीज है, अपने पांव पे खुद खड़ा होना सीखो, रेदर देन किसी की रिकमेंडेशन पे जाओ। टीचर्स आपको गाइड करते हैं, बेटा पढ़ लेना। आप टीचर से हमेशा कुछ बकवास सवाल पूछते हो, सर 4 मार्क्स में कितना लिखना होगा। अरे व्हाट द हेल इज दैट, 4 मार्क्स में कितना लिखना होगा? नहीं, आपको जितना आता है उतना लिखना होगा उस टॉपिक से रिलेटेड। 2 मार्क्स में इतना लिखना होगा क्या? नहीं, आपको जितना आता है उतना लिखना होगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तो प्लीज इस कंसेप्ट को समझिए, जानिए और देखिए, क्योंकि तभी सक्सेस की सीढ़ी पाई जा सकती है। और केवल सीए बन के ही काम थोड़ी ना है बेटा। मैं ऐसे ऐसे सीए को जानता हूं लेके आगे रैंक। बेटा हमारे मार्क्स भी कोई कम नहीं थे हमारे जमाने में, ठीक है ना। और मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, आंखों में से मेरे रोना आ जाता है। बट द पॉइंट इज, मेरा एक स्टूडेंट है बेटा, उसको 8 अटेम्प्ट लगे, आज का पैकेज है 80 लाख, सीए बने हुए 6 साल हुए, विदेश चले गया, कंपनी को उसका काम करने का अंदाज पसंद आ गया। एक स्टूडेंट है जिसकी AIR 1 है एंड ही स्टिल स्ट्रगलिंग, उसको सीए बने हुए 14 ईयर्स हो गए, 13 ईयर्स। यस, जो मैंने शुरू के बैचेस लिए थे, मेरे पहले ही बैच में AIR 1 था, पहले बैच में जो मैंने लिया था चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। उसके बाद AIR 2, 3, 1 तो कितनी बार हुए। बट बेटा मुद्दे का बात यही है, मुद्दे का बात यही है कि कुछ हो सकता AIR 1 पाके भी सक्सेसफुल है, कुछ लेट आके भी सक्सेसफुल है, और कुछ AIR 1 आके भी अनसक्सेसफुल है, और कुछ लेट होके भी अनसक्सेसफुल है। सो एग्जाम्पल्स आर इन both places. What you call examples are everywhere. The thing is which example we want to see. और आप अपने आप को एग्जाम्पल बनाओ बेटा, है ना।
ऐसे नहीं चलता, वो गए जमाने। तो प्लीज ये सच्चाई है बेटा। तो आप क्या पढ़ सकते हो, खुद इवेलुएट करो। हम कहाँ पे स्ट्रांग है, खुद इवेलुएट करो, खुद इवेलुएट करो, दूसरों को इवेलुएट करने मत दो। बहुत से एग्जांपल्स है बेटा, मैं देखता हूँ जहाँ जो आप देखोगे सक्सेसफुल पर्सन है, उन्होंने यही तो इवेलुएट किया, हम कहाँ स्ट्रांग है, हम कहाँ वीक है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। बेटा यस, इफ यू विल सी हिज लाइफ हिस्ट्री, ही यूज टू वर्क ऑन दी वेरियस थिंग कि मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ, मैं कहाँ वीक हूँ। जहाँ मैं वीक हूँ वह मैं उछलूँ नहीं, कोशिश नहीं करूँ फालतू में पंचायती करने की। फॉर एग्जाम्पल जो मुंह पे आती हुई बाउंसर्स थी, तेंदुलकर को खेलने में बड़ी तकलीफ होती थी, तो उसने छोड़ना चालू कर दिया। बोला मैं मुंह पे आती बाउंसर खेलूंगा ही नहीं। बट उसने देखा लोग बाग उसको बाउंसर पे बाउंसर ठोक रहे हैं, तो उसने एक हुक शॉट, मतलब व्हाट यू कॉल ए कट शॉट डेवलप किया कि मैं कैसे, अगर इस साइड की बाउंसर है तो इसको ऐसे खेल लूंगा। द थिंग इज वर्कआउट। अब मतलब बेटा कमियों का एक ऑल्टरनेट निकाला उसने। आपको भी यही करना है, अपनी कमियों का ऑल्टरनेट निकालो और स्ट्रांग पे इतना स्ट्रांग हो जाए। वो कहता हूँ ना, एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू। चलो एमसीक्यू में मानता हूँ आपको 15 मार्क्स के ही आते हैं, आने चाहिए बेटा, इतने तो आने चाहिए एमसीक्यू। 70 मार्क्स में से 30 मार्क्स का वो पेपर आइडेंटिफाई करो जो आपको आता ही आता है। मतलब वो क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 30 में से 30, और बाकी गेम रहे 40 में से 20। बट मैं बोल रहा हूँ ना, चाहे वो 30 मार्क्स का आइडेंटिफाई किया, वहाँ 30 में से 30 आने चाहिए। टीचर की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वहाँ नंबर काट ले। ये स्ट्रेटेजी जनरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए फिर भी काम आती है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्या है, वर्ड टू वर्ड याद नहीं हो पाती, मैं मानता हूँ कि डिट्टो वर्ड टू वर्ड नहीं लिख के आ पाए, बट बेटा कंसेप्चुअली सही लिखा है तो एवरी टीचर विल गिव यू द मार्क्स की दिस थिंग इन माइंड। तो बेटा मैं भावनाओं में बहता जाता हूँ जब मैं ये सब बातें करता हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। If you want to understand, you need to come to my class at an academy with a code CALK10. So friend, with this is CA Lokesh Kasar just signing off for the day. Hope you all have enjoyed the session। और आज का जो हमने GSTR पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आज जो खत्म किया वो आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सभी को धन्यवाद, सभी को थैंक यू सुनने के लिए।